वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब हिंदी व्याकरण की पुस्तक देख रहे हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है, क्योंकि काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम देखेंगे इसका हिंदी भाषा का, जो कि हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, हिंदी का नामकरण, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। आगे हमने इन दोनों टॉपिक पर भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारा हो गया है। आज हम हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय और हिंदी का नामकरण देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसी पुस्तक से व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पुस्तक से आपको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इधर हमने ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा है हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय और हिंदी का नामकरण। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का नामकरण देखेंगे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। ये भी काफ़ी पूछा गया है कि हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, फारसी का है, या फिर पूछ लेगा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के नहीं है बल्कि फारसी के हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ है, पर उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया है। यह बात कुछ ऐसी ही है कि बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी करें। वस्तुतः हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है, इस पर सबका समान अधिकार है। हिंदी नामकरण की एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है, उसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, अभी देखिए, आपको यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य मिलेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। 8वीं सदी से आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया गया है, व्यापक अर्थ में, सामान्य अर्थ में और विशिष्ट अर्थ में। 3 अर्थ में, सामान्य, व्यापक, सामान्य और विशिष्ट अर्थ में। जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए तब तक हिंदी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा। व्यापक अर्थ में हिंदी, हिंद या भारत से संबंध किसी भी व्यक्ति, वस्तु या हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती थी। ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अवेस्ता। अवेस्ता हिंदी, जो कि ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक का नाम पूछ सकता है, क्या है? अवेस्ता। ठीक है, इसमें हिंदी, हिंदू शब्द मिले हैं। मध्यकालीन ईरान में हिंद में एक विशेषण प्रत्यय लगाकर हिंदी, फिर हिंदी शब्द बना। कालांतर में अंतिम व्यंजन लुप्त हो गया और हिंदी शब्द हिंद के विशेषण रूप में प्रचलित हुआ। प्रारंभ में हिंदी शब्द देशबोधक था। हिंदी शब्द देशबोधक था। कुछ लोग हिंदी का संबंध सिंधी से जोड़ते हैं, क्योंकि ईरानी लोग सा का उच्चारण हा की तरह करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ईरानी लोग सा का उच्चारण हा की तरह करते हैं। ठीक है, 8वीं सदी तक ईरानियों द्वारा हिंदी शब्द का ऐसे ही प्रयोग होता था। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा अन्य देशों में व्याप्त हुआ, किंतु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता। भारतीय संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया है। हिंदी शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया है। हिंदी राजभाषा है। ठीक है, भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिंदी, हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। भाषा के सामान्य अर्थ में जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य में मिलता है। 6ठी शताब्दी के बादशाह नौशेरवां
कि राजकवि ने पंचतत्व की भाषा को जबान ए हिंदी की संज्ञा दी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 2021 में टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। 6ठी शताब्दी के बादशाह कौन से थे? नौशेरवा के राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को जबाने हिंदी की संज्ञा दी थी। पूछा जा सकता है किसने दिया था? तो नौशेरवा के राजकवि ने जबाने हिंदी की संज्ञा दी थी। हिंदी का यह प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए हुआ है। स्पष्ट है कि ये वाला क्रम भी पूछा जाता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है। स्पष्ट है कि हिंदी शब्द का प्रयोग देश के बाहर दो अर्थों में हुआ, एक देश के अर्थ में और दूसरा भारतीय भाषाओं के अर्थ में। आज ये दोनों अर्थ पुराने पड़ चुके हैं और अपना महत्व खो चुके हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं हुआ। मध्य युग में भारतीय परंपरा के कवियों ने प्राचीन भाषाओं की तुलना में अपनी कविता की भाषा को प्रायः भाषा या भाखा नाम से पुकारा है। कबीर कहते हैं, संस्कृत है कोप जल, भाषा बहता नीर। पूछा जा सकता है ये वाली पंक्ति किसकी है? कबीर की पंक्ति है। संस्कृत है कोप जल, भाषा बहता नीर, कबीरदास। तुलसी ने कहा है, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच। ये किसका है? तुलसी का। दोनों पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है कोई भी। ठीक है। तुलसी ने क्या कहा? का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, तुलसीदास। किंतु मुस्लिम परंपरा के कवियों और विद्वानों ने उत्तर भारत की मध्यकालीन जनभाषा को प्रायः हिंदवी शब्द से संबोधित किया है। 13वीं शताब्दी में भारत के फारसी कवि औफी 1228 ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद में की, संभवतः मध्य देश की देशी भाषा के लिए किया था। फारसी कवि औफी ने 1228 में। इसी प्रकार अन्य मुस्लिम कवियों मसूद, अबुल हसन, अमीर खुसरो आदि ने भी देशी भाषा को हिंदी या हिंदवी या हिंदुई शब्द नाम दिया है। किसने? अमीर खुसरो ने। खुसरो ने लिखा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, खुसरो ने लिखा है, तुर्क हिंदुस्तानिंदे मैं हिंदवी गुशाय जवाबे, जुज व चंद नजम हिंदी नीज नजर दस्तान करदा शुदा अस्त। खुसरो की एक पंक्ति है। ठीक है। खुसरो की खालिक वारी में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। खालिक बारी में खुसरो की हिंदी शब्द 30 बार, हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी 5 बार। 16वीं शती के मुस्लिम कवि जायसी ने भी हिंदवी का प्रयोग किया है। जायसी की पंक्ति है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती अहि, जामे मारक प्रेम का सबे सराहे ताए। मोस्ट इंपोर्टेंट यही पंक्ति उठा के पूछा जा सकता है, किसकी है? जायसी की पंक्ति है। आगे है, लगता है कि दिल्ली से अवध प्रदेश तक की देशी भाषा हिंदी या हिंदवी नाम से प्रचलित होने लगी थी। अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से यही पूछ लेगा कि रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम को हिंदी कवि कहा गया है। अनुमान है कि मध्य युग में देसी भाषा के अर्थ में भाखा, हिंदी और हिंदवी शब्द समानार्थक बन चुके थे। दक्षिण के 16वीं 17वीं सदी के मुस्लिम कवियों ने भी, जिन्हें दक्षिणी हिंदी के कवि कहते हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। शाही मीरा जी कहते हैं कि यों देखत हिंदी बोल, प्रण माने नप तोल। ये किसकी है? शाही मीरा जी। यों देखत हिंदी बोल, प्रण माने है नप तोल, शाही मीरा जी की पंक्ति है। 17वीं सदी में दक्षिण के सुप्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही ने अपने सबरस की भूमिका में हिंदी का प्रयोग किया। सबरस किसका है? मुल्ला वजही। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबरस मुल्ला वजही।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि 17वीं सदी तक हिंदी और हिंदवी शब्द समानार्थक थे और सामान्यतः मध्य देश की भाषा के लिए प्रयुक्त होते थे। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी का नामकरण भारत के हिंदुओं ने नहीं, ईरान और अरब से आए और इस देश में बसे मुसलमानों ने किया था। लेकिन मुसलमानों ने हिंदी प्रदेश में फैली विभिन्न बोलियों को न अपनाकर दिल्ली और मेरठ की बोली खड़ी बोली को अधिक प्रश्न दिया। इसके विपरीत हिंदुओं में ब्रजभाषा, अवधी तथा अन्य देशी भाषाओं में अधिक रचनाएं की। बाद में ये लोग भी मुसलमानों के मार्ग पर चले। इससे सिद्ध होता है कि देश के मुसलमानों ने जिस अर्थ में देशी भाषा खड़ी बोली को ग्रहण किया वही हिंदी की सही दिशा थी। आज हिंदी का अर्थ खड़ी बोली या उसमें लिखा जाने वाला साहित्य ही समझा जाता है। इस हिंदी को हमारे साधु संतों ने देश के भिन्न भिन्न भागों में फैला दिया था, अतः यह धीरे धीरे सारे देश में रस बस गई। आगे है, हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट शैली के अर्थ में भी होता है। प्रारंभ में हिंदी फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी। प्रारंभ में हिंदी फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी। कुछ मुसलमानों ने हिंदी या हिंदवी की उस शैली का भी प्रचार किया जिसकी परंपरा फारसी लिपि और उच्चारण में दिल्ली के आसपास वर्तमान थी। दक्षिणी हिंदी के मुसलमान कवियों ने हिंदी को एक विशिष्ट शैली में ढाला जो आगे चलकर उर्दू की चीज समझी जाने लगी। हिंदुओं और मुसलमानों का राजनीतिक विरोध ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, हिंदी मुसलमानों से दूर होती गई और उसके स्थान पर एक नई भाषा उर्दू गढ़ ली गई थी, जिसे बाद में हिंदी वालों ने हिंदी का ही एक शैली मान लिया। राजनीतिक तथा सांप्रदायिक विरोध का परिणाम यह हुआ कि भारत के मुसलमान कवियों ने हिंदी को फारसी के सांचे में ढालकर उसका नया नाम रेखता रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुसलमान कवियों ने हिंदी को फारसी के ढांचे में डालकर उसका नया नाम क्या रखा था? रेखता। यह बात 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। अब हिंदी फारसी शैली में पनपने लगी। भारत में जब अंग्रेज आए और 1800 से हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई, तब भाषा संबंधी एक नई उलझन पैदा कर दी गई, पर हिंदी अपने वास्तविक रूप में स्थापित हो चुकी है। यदि भारत का नाम हिंद है तो इस देश की राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी ही होगा। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि यह देश केवल हिंदुओं का नहीं है। ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में है, हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। सुनीति कुमार चटर्जी, हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। बंगाल के सुधी महापुरुष ने भी इसकी गौरव गरिमा को पहचाना है। 1875 में बाबू केशव चंद्र सेन ने लिखा है, हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र ही प्रचलित है। केशव चंद्र सेन का है। बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है 1876 में वंग दर्शन में लिखा है, हिंदी शिक्षा न करिले कोनो कर्मे ई चलवे ना। बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तीनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। सुनीति कुमार चटर्जी का है, हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। केशव चंद्र सेन ने लिखा है, हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र ही प्रचलित है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का है कि हिंदी शिक्षा ना करिले कोनो कर्मे ई चलवे ना। बंकिम चंद्र चटर्जी। निष्कर्ष यह है कि हिंदी भारत की सामान्य जनता की भाषा है, देश की एकता की संपर्क भाषा है, साधु संतों की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा का सीमित क्षेत्र नहीं हो सकता। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है हिंदी का क्षेत्र, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक एक पॉइंट देखेंगे, ताकि जैसे कि बोरियत ना हो और आसानी से पूरा क्लियर हो सके। जैसा कि आज हमने
ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया सभी को, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगला हमारा रहेगा हिंदी का क्षेत्र देखेंगे, फिर इसके बाद हिंदी का महत्व, फिर हिंदी की विशेषताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहे।